Okay. Do you think India has created an image of soft country in the world? जी, इंडिया has created soft country का image कि हम बड़े ज़्यादा strong नहीं है. अब जैसे जो अभी डिप्लोमेट का प्रॉब्लम हुआ था यूएसए में, इंडियन डिप्लोमेट को अरेस्ट किया और ये जो प्रॉब्लम हो गया, अब ये प्रॉब्लम चाइना के डिप्लोमेट को कभी नहीं उन्होंने करना था, क्योंकि उनको पता था कि चाइना के डिप्लोमेट को ऐसे करेंगे तो वो भी हमारे 2-3 डिप्लोमेट को अरेस्ट कर लेंगे. उनको पता है कि चाइना वाले लोग सॉफ्ट नहीं हैं, वो बहुत उनमें पावर है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और सारी दुनिया को पता है कि इंडियन लोग क्या उनका मजाक उड़ा सकते हैं. चाइना वाले भी बेइज्जती इसीलिए करते हैं और इंडिया को सीरियसली नहीं लेते कि इंडिया में इतना दम नहीं है. इंडिया में साइकोलॉजिकल वीकनेस, मेंटल साइकोलॉजिकल वीकनेस, और ये गुलामी के कारण है. ये 1000 साल गुलामी किया तो फिर जो विदेशी आइडियोलॉजी है, जो विदेशी पावर है, अथॉरिटी है, वो जो जिसके ऊपर गुलामी कर रहा है उसको नीचे दबा के रखता है कि देखो तुमको खाने पीने को मिल जाएगा, तुम अपना काम वाम करो और कोई डोंट गेट इनटू ट्रबल, कोई ज़्यादा बात पूछ ना करो और कोई ऐसी हमको चैलेंज मत करो और ख़ास अपने ज़्यादा विचार भी मत चलाओ और तुम चुप बैठे रहो तो तुम्हारे को हम रहने देंगे. इस तरह से लोगों को कितनी देर के लिए, कितने जनरेशन्स के लिए ऐसे दबा कर रखा हुआ है. अब ये बेइज्जती की बात है कि 65 इयर्स के बावजूद, इंडिपेंडेंस के बावजूद हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए. ये साइकोलॉजिकल ये जो नैरेटिव की बात है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग करने की बात है. बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है इम्पॉर्टेंट, आउटसाइड का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हों, एयरलाइन हो, रेलवे हो, ये सब कुछ हो, टेलीकॉम हो, पर जो मन के विचार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया. और नेशन तभी बनता है जब साइकोलॉजिकली लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रांग हो. ये स्ट्रांग होगा तो फिर हम सॉफ्ट नहीं कहलाए जाएंगे, हम स्ट्रांग कहलाए जाएंगे. क्वेश्चन है, In the name of globalization, Indian culture is becoming westernized. What is your personal opinion? तो इसी के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा है कि इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, सिंबल्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, सब चीज़ें ये मॉडर्नाइजेशन के नाते ये वेस्टर्नाइज हो रहा है. और ये प्रॉब्लम है कि हमको अपने नैरेटिव का पता नहीं और दूसरे नैरेटिव को हम कॉपी करते हैं और प्राइजेस मिलते हैं, उसके बेसिस पर अवार्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, प्रमोशन मिलती है. तो ये प्रॉब्लम, इसलिए हम कभी अपने आप को अलग टॉप नेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम मेंटली तो गुलामी कर ही रहे हैं. तो चाइना को इसीलिए हम पार नहीं कर सकते, इक्वल नहीं, मैच नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना को इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं नहीं. चाइना को कोई गिरा नहीं सका इस तरीके से. सो ये जो है ये लिखा है, आवर ग्रैंड नैरेटिव इज स्टिल ओल्डर देन फ्रांस, जर्मनी एट्सेट्रा, एंड वी हैव थ्राइव्ड एज वी हैव चेंज्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस. काइंडली कमेंट ऑन दिस. बात ये है कि जो हमारा ग्रैंड नैरेटिव है वो लोगों को पता नहीं है हमारा ग्रैंड नैरेटिव, और है मच ओल्डर देन दीज, एंड उसने बहुत कुछ अब्जॉर्ब किया, डाइजेस्ट किया. लेकिन जो इतिहास, जो हिस्ट्री लोगों को सिखाई जाती है वो गलत सिखाई जाती है, वो नेगेटिव सिखाई जाती है. उसके मुताबिक हमारा कोई यूनिफाइड ग्रैंड नैरेटिव है नहीं, और जो कुछ भी जो हमारा अपना है वो तो नेगेटिव चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, और जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बाहर से आई हैं. हमारा नैरेटिव ये है, इंडिया इज़ द रिसीवर ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, और जो कुछ इंडिया का अपना ही था वो बैकवर्ड था. तो अब जो आगे जाना है तो फॉरेन कंट्री से और कुछ ले आए तो आप आगे जा सकेंगे. ये जो नैरेटिव आजकल सिखाया जा रहा है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसको चेंज करके जो एक्चुअल करेक्ट नैरेटिव है उसको लाने की कोशिश करते हैं. और ये है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन जवाहरलाल नेहरूज ग्रैंड नैरेटिव इन हिज बुक भारत एक खोज? पर्सनली आई थिंक इट इज़ क्वाइट मिसलीडिंग. ठीक है, ये नेहरू जो थे, चाहे उनकी इंटेंशन ठीक हो, जैसे भी हो, उनमें इंडिया की नॉलेज सुपरफिशियल थी. इंडिया के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारी फ़िलासफ़ी के बारे में उनकी नैरेटिव्स, उनकी नॉलेज थोड़ी कमज़ोर थी. इसीलिए यदि कोई सरदार पटेल होते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर लीडर फॉर इंडिया. गांधी अंडरस्टूड इंडिया. अब देखिए, इंडिया का जो गांधी नैरेटिव था वो था कि विलेजेस में
पंचायत रूल लाएंगे, राम राज्य उनका आइडिया था, और धर्म लाएंगे और इंडियन वैल्यूज़ लाएंगे। हम अंग्रेज़ों को नहीं बुरा मानते पर अंग्रेजियत को बुरा मानते हैं, ये कहते थे गांधी जी, उनका ये आइडिया था। तो ये कहते थे कि ये नहीं हम चाहते कि अंग्रेज़ चले जाएं और हम अंग्रेजियत चालू करें। हाँ, हम और अंग्रेज़ यहाँ रहना चाहते हैं और रह सकते हैं, पर हमारे धर्म के मुताबिक, हमारे भारतीय संस्कृति के मुताबिक रहना पड़ेगा। ये उनका विचार था। वो एक सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में चेंज करना चाहते थे, नॉट कि फिजिकल लोग वो चले जाएं और हम आ जाएं। बहुत क्लियर थिंकिंग उनकी। उन्होंने एक 1909 में एक पुस्तक निकाली थी, हिंद स्वराज की। उसमें लिखा था कि जो कैसे हमारे सारे सिविल सर्विस और जो ब्रिटिश लोग चला रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट और मिलिट्री और पुलिस और कोर्ट्स, ये सब अपने सिस्टम के साथ चला रहे हैं, उसके क्या हमारा नुकसान हो रहा है, और हमारे लोग ही ये चला रहे हैं। उन्होंने हमारे लोग को हायर करके वो काम चलवा रहे हैं। ये उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। और नेहरू जो था, नेहरू का जो नैरेटिव था वो दूसरा नैरेटिव था। नेहरू का नैरेटिव था कि हम सेकंड क्लास यूरोपियंस बन जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सेकंड क्लास। उसने एक जॉन गैल्ब्रेथ जो हार्वर्ड का इकोनॉमिस्ट था, बहुत ग्रेट, और वो ही वाज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया ऑल्सो। तो उसने, जॉन गैल्ब्रेथ ने एक अपनी पुस्तक में लिखा है कि नेहरू ने उसको बोला कि आई एम द लास्ट वाइट मैन टू रूल इंडिया। उसको ये इतना फीलिंग था कि आई एम द वाइट मैन टू रूल इंडिया, मतलब उसको कह रहा है कि मेरे बाद कोई वाइट मैन नहीं होगा तुम्हारे पास, अब मैं आई एम द लास्ट वाइट मैन टू रूल इंडिया। मतलब ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो हमारे कंट्री की जिस डायरेक्शन में हम गए, ये नेहरूवियन डायरेक्शन में चले गए। और गांधी ने एक ही गलती, सबसे मेजर गलती उन्होंने की ये थी कि वो नेहरू के, ही हैड वीकनेस फॉर नेहरू के, जो नेहरू कहता था वो नहीं रोक सकते थे। तो इसलिए जो हमारी सारी कंट्री की इकोनॉमिक्स और सब पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो सब नेहरूवियन फिलॉसफी में, उस डायरेक्शन में हम चले गए। मेरे विचार के अनुसार तो उससे काफ़ी हमारा नुकसान हुआ। When Americans talk about their history, they do not talk about slavery or other bad things of their culture, like mass murder of natives. Then why Indian historians always cite सती, डाउरी, etc. तो इसके बारे में हमने अपनी ब्रेकिंग इंडिया में बहुत लिखा है। और ये जो अमेरिकन स्लेवरी है, अमेरिकन नेटिव अमेरिकन जो हैं, जिनको जेनोसाइड कर दिया था, जब कोलंबस वहाँ गया 1492 में, तो नेटिव अमेरिकन की टोटल पॉपुलेशन यूरोप की पॉपुलेशन की इक्वल थी। जितने यूरोपियन लोग थे उतने ही नेटिव अमेरिकन लोग थे। अब यूएसए में 1-2 मिलियन रह गए हैं नेटिव अमेरिकन, कनाडा में भी 2-4 मिलियन रह गए हैं, और यूरोप में तो 400-500 मिलियन, 400 or 500 मिलियंस, 400-500 मिलियन हो गए हैं। तो आप देखिए कितने उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया, उनका धन दौलत ज़मीन ले ली, लेकिन वो नेटिव अमेरिकन्स को स्लेव नहीं बना सके, तो अफ्रीकन्स को लेकर स्लेव बनाया। अब ये भी आपको समझना चाहिए कि नेटिव अमेरिकन को क्यों नहीं स्लेव बना सके। आफ्टर ऑल नेटिव अमेरिकन तो वहीं थे, उनको तो दूसरे जगह से समुद्र जहाज़ में लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो वहीं थे, उनको पकड़ के स्लेव बना देते। इतनी दूर से अफ्रीकन्स को स्लेव लाओ, स्लेवरी के लिए लाओ, क्यों? वो क्यों बात? रीज़न है कि जो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको प्राइड बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, वो उसको स्लेव बनाने के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। तो नेटिव अमेरिकन्स को भी उन्होंने स्लेवरी ट्राई की थी। नेटिव अमेरिकन भाग के जंगल में भाग जाते थे, तो ये जो वाइट लोग थे वो नहीं उसके पीछे भाग सकते थे, उनको डर लगता था कि ये जंगल में भाग गया है, क्योंकि उसकी ज़मीन उसकी थी, उसका अपना देश था। तो जो अफ्रीकन्स को लाते थे वो बहुत डर जाते थे, वो डरे होते थे, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ आ गए हैं, कुछ उनका नाम भी बदल दिया गया था, उनकी रिलीजन बदल दी गई थी, तो वो साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए थे कि उनके ऊपर गुलामी कर सकते थे। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि कॉलोनाइज करने के लिए, किसी के गुलाम बनाने के लिए ये मेंटल तरीका है, ये साइकोलॉजिकली उसको दबाना होता है। इसीलिए हमको अपना नैरेटिव नहीं लेने दिया, हमारा नैरेटिव को तोड़ दिया, छिपा दिया। जो हमारे कंट्री के सबसे पुराने जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं लिखे हुए हैं, वो कहीं लाइब्रेरीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में पड़े हैं। कोई सबसे जो वैल्यूबल कई स्टैचूज़ हैं, कार्विंग्स हैं, वो कहीं लेकर लोग लगे।
तो हमारी जो ट्रेजर है अपनी नेशन के बारे में वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। और जब हमारी आज़ादी हुई तो हमारी सरकार ने इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कभी डिमांड भी नहीं किया कि सारे दुनिया वाले लोग, अब तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को डिमांड करनी चाहिए कि सारी दुनिया में जो भी पुरानी चीज़ें हमारी पड़ी हैं हमको वापस कर दें, क्योंकि वो हमारी हैं, हमारे बिना क्यों लेके गए वो लोग। ऐसी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन इस डिमांड के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अब ग्रीस ने और इजिप्ट ने कुछ साल पहले ये डिमांड किया कि यूरोप में जहाँ भी इजिप्शियन चीज़ें पड़ी हैं पहले की, जो कॉन्करर्स लेके गए थे, वो सब वापस करनी चाहिए और हमारे म्यूज़ियम्स में पड़ी होंगी और हमारे स्टूडेंट्स लोग, हमारे यंग लोग वो देखेंगे। ग्रीस ने भी ऐसे लड़ाई करके, केस लगा के काफ़ी चीज़ें वापस ली। इनकी चीज़ों के लिए ही तो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इन चीज़ों के लिए तो है होनी चाहिए हमारी ये जो ICCR जो करण सिंह चलाते हैं। पर ये लोग रिबन कटिंग में लगे रहते हैं, यहाँ हाई फ्लायर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, कभी भंगड़ा करवा दिया इंडियन कल्चर, कभी कुछ क्या करवा दिया, नाच गाना करवा दिया। वो भी बातें ठीक हैं, पर जो ICCR का काम है वो रियल काम यही है, जो हम कर रहे हैं वो ICCR का काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, HRD मिनिस्ट्री का काम है। तो ये जो हम छोटे स्केल से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े स्केल से इन मिनिस्ट्रीज़ में ही होना चाहिए। इन्होंने पूछा, हाउ डू यू गेट टाइम टू राइट बुक्स इन योर बिजी स्केड्यूल। तो मेरा स्केड्यूल कुछ और है नहीं, मेरा मेन स्केड्यूल तो है रिसर्च करना और बुक्स लिखना। ये मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। पिछले 20 साल से मैं कुछ और काम नहीं करता। 20 साल पहले मेरी IT की काफ़ी कंपनीज थी, यूरोप में काफ़ी कंपनी थी, मोर देन 20 कंपनीज, तो वो मैंने छोड़ दी और फुल टाइम अपनी फाउंडेशन शुरू की और मैं फुल टाइम उसी में लगा रहता हूँ और मेरे को कुछ और काम ही नहीं है। और जब मैंने ये शुरू किया तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ है, बहुत रिस्की है। और कईयों ने मेरे को कहा कि आपको शायद मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है। और एक आदमी ने मेरे को साइकेट्रिस्ट पर रिफ़र कर दिया कि मेरा एक बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट है, वो आपको हेल्प कर सकता है। और कईयों ने कहा कि आपको शायद यू नीड 6 months हॉलीडे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो बहुत लोगों ने ऐसे सलाह दी कि आपको ये क्या ज़रूरत है, वाई यू क्रेजी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बिकॉज दे फेल्ट कि ही इज़ सो सक्सेसफुल, ये तो बड़ी स्टूपिड बात है, क्या कर रहा है ऐसे। तो हमने ये फुल टाइम ये शुरू किया उस मोमेंट से 20 साल हो गए हैं, 1994 में, और अब 20वां साल है। तो हमको कुछ और, इट्स नॉट लाइक अ हॉबी, हम यही करते हैं। और जो लेक्चर देते हैं, टॉक देते हैं, टूर देते हैं, वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। रियल काम जो है वो तो हम बैठकर सुबह उठकर अपनी साधन करके, योग करके, मेडिटेट करके जो विचार आते हैं, जो हमको न्यू ओरिजिनल आइडियाज़ आते हैं, वो हम लिखते हैं, उनमें हमको बहुत आनंद आता है। और फिर धीरे धीरे हमको पुस्तकें तैयार होती हैं। अब हमने कम से कम 15-20 पुस्तकों के लिए मसाला तैयार किया है, रिसर्च कर चुके हैं, बहुत राइटिंग भी ड्राफ्ट कर चुके हैं। अब इनको निकालने के लिए एडिटिंग की बहुत ज़रूरत है और इनको बिल्कुल ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना है और परफेक्ट करना है। तो उसके लिए हमको सहायता भी चाहिए, हमको यंग स्कॉलर्स भी चाहिए जो हेल्प कर सकें। तो इसलिए, और तो हमारा तो टाइम फुल टाइम राइटिंग और रिसर्च में है, फुल टाइम, और कुछ टाइम हम इंडिया आके लेक्चर देते हैं। इंडिया आके लेक्चर इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कुछ रिसर्च नहीं कर पाते, पुस्तक नहीं लिख पाते, पर जब हम USA जाते हैं तो हम यही काम करते हैं। Your research should reach out to the masses in India, major Indian languages. Please let us know how you are promoting. If possible, please allow me to meet you for 2 minutes. वो ठीक है। अच्छा, ये बात है कि हमको मीट करने के लिए हमको क्योंकि टाइम की कमी है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना ईमेल ID क्लियरली लिख दें और हमको दे दें। किसी कागज़ में भी लिख दें, जैसे भी चाहें हमको दे दें, चाहे एक अलग अलग कागज़ में या एक ही कागज़ में 10-15 लिख दें, जिसी तरीके से भी आप हमको दे दें तो हम आपको अपनी ईमेल लिस्ट में जोड़ देंगे। और हम करीब once a month अपना न्यूज़लेटर भेजते हैं जिसमें हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लिखा है, क्या YouTube निकाली है, क्या आर्टिकल निकाला है, कोई पुस्तक निकाली है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो करीब once a month, twice a month वो भेजते हैं। तो उसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उसके थ्रू आपको हमारा कांटेक्ट भी रहेगा।
और यदि आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक छोटा ग्रुप है जिसमें 4000 लोग हैं। जो बड़ी लिस्ट है उसमें करीब 100,000 नेम्स हैं, जो छोटा है उसमें 4000 हैं। वो लोग हर रोज़ आपस में एक ग्रुप है, वो डिस्कशन करते रहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है, बाकी आंसर देते हैं, ये चलता रहता है। तो आप यदि मेरे को ईमेल आईडी दे दें तो हम आपको बड़े ग्रुप में डाल देंगे। तो बड़े ग्रुप में जब आप होंगे तो एक क्लिक करके आप छोटी जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप आ सकते हैं और उसमें आके आप जितना भी चाहें डिस्कस हमारे से कर सकते हैं। तो what is your definition of modernizing? Why is it that Western values considered more modern, and to what extent should we include them without losing our identity? ये बहुत अच्छी बात है। Modernization जो है वो वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। देखिए हमारे संस्कृति के मुताबिक दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, श्रुति और स्मृति। जो श्रुति है जैसे वेद हैं वो तो परमानेंट हैं। जो स्मृति है जैसे मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, पॉलिटिकल थॉट है, ये स्मृति है। स्मृति है जो ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्कवर किया है, जो ह्यूमन बीइंग्स ने निकाला है, वो चेंज होता रहता है, वो तो प्रोग्रेस करता रहता है। तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि आपको नई स्मृति लिखनी है, आपको न्यू लॉज अबाउट द कंट्री, न्यू कल्चरल थियोरीज, न्यू एजुकेशन, न्यू डिस्कवरीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सब स्मृति है। तो हमारे संस्कृति के मुताबिक मॉडर्नाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए कितनी बार मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है। जो रामायण में धर्म है वो महाभारत के टाइम पर चेंज हो जाता है। रामायण जो आपको सिखाती है, जो रामायण का धर्म है, और वो अब आइडियाज़ फिलॉसफी सेम है, पर जैसे अप्लाई किया है वो सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई किया है। महाभारत में अलग तरीके से अप्लाई किया। तो ये मॉडर्नाइजेशन जो आज का ज़माना है, जो आज की समस्या है, उसके मुताबिक नए तरीके से सोचना ये हमारा फ़र्ज़ है। मनु अपने स्मृति में शुरू में यही लिखते हैं कि ये जो स्मृति है ये एक टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए है, दूसरे टाइम और कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा और नई स्मृति लिखानी पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो आई थिंक एक आध और हैं शायद। In spite of having highest human energy index, still we are not able to resolve the issues of unemployment and poverty. With your wide experience of knowledge, can you enlighten the shortcomings? अच्छा, ये बात बहुत important है कि देखिए हमारे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लेकिन हमको एक प्रॉब्लम का विचार जरूर शुरू करना है, वो है पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ती जा रही है, और ये मेडिकल ब्रेक थ्रूज में फ़ायदा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी नहीं रही, बहुत अच्छी बात है, और जो एवरेज एज है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उनका जो असर पॉपुलेशन पर है वो है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और लाइफ स्पैन इम्प्रूव हो रहा है, तो हमको बर्थ रेट भी रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि लोग अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है तो उसका हमारे को इकोनॉमिक एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म तो है, क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, जो कपड़े बेचते हैं वो ज़्यादा कपड़े बेचेगा, जो मोबाइल बेचते हैं ज़्यादा मोबाइल बेचेगा, तो फ़ायदा तो है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि हर साल 20 मिलियन पीपल, यानी 2 करोड़ न्यू पीपल, उनको जॉब्स चाहिए, जो मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं या किसी ऐसी एज में आए हैं कि अब उनको इंडिपेंडेंट होना है और जॉब लेनी है। लेकिन ये जो नई इकोनॉमी है, जिसको हम सेंसेक्स इकोनॉमी कहते हैं, जो न्यू इकोनॉमी है, उसमें सिर्फ 2 मिलियन जॉब्स साल की पैदा होती हैं, 1/10। सो इसका मतलब फॉर एवरी न्यू जॉब क्रिएटेड बाय द न्यू इकोनॉमी देयर आर 10 मोर पीपल हु वांट दैट जॉब। तो बाकियों का क्या होगा? इसका मतलब हम देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ाई जाएंगे, पर लैंड नहीं बढ़ रहा और वाटर सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो फिर कहाँ से प्रोडक्शन कहाँ से आएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी? आप कारें बना लेंगे पर उनको इंपोर्ट करके एनर्जी लानी पड़ेगी। सो ये हमको विचार करना है। अब देखिए हम कई लोग कहते हैं कि जैसे लाइफस्टाइल था वो हमको होना चाहिए, पर वैदिक लाइफस्टाइल कैसे होगा? वैदिक एरा में तो 2-3 मिलियन की पॉपुलेशन थी।
ब्रिटिश एरा में 300 मिलियन थी, 30 करोड़, अब उससे कितनी टाइम बढ़ गई है? ब्रिटिश टाइम में 300 मिलियन, औरंगज़ेब के टाइम में और मुग़ल टाइम में 100 मिलियन, 10 करोड़ सारी साउथ एशिया की पॉपुलेशन। सो ऐसे आप पहले पहले चलते जाए। अशोका के टाइम में शायद दे माइट बी 5 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे करते करते जाएं। वैदिक टाइम्स में तो शायद 2-3 मिलियन लोग होंगे। तो इस तरह देखें तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई है ऐसे बढ़ती जाएगी, तो हाउ स्केलेबल इज़ आवर वैदिक सिविलाइजेशन, ये हमको सोचना चाहिए। स्केलेबल मीन्स कि जो सोल्यूशन आप इंजीनियरिंग में करते हैं स्मॉल स्केल, उसको आप लार्ज स्केल में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आपने स्मॉल स्केल को एयरप्लेन बना दिया, तो आप उसको 100 टाइम्स बिगर करके जाइंट एयरप्लेन बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ये आपको इंजीनियरिंग में विचार करना होता है। तो सिमिलरली जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, जो पहले की थी वो स्मॉल स्केल पॉपुलेशन की थी। तो सारे इंडिया में फॉरेस्ट बहुत थे, लकड़ी बहुत थी, फर्टिलिटी बहुत थी, खाने की मतलब खाना बहुत पैदा होता था, तो सारी दुनिया के लोग यहाँ आना चाहते थे। रिवर्स बहुत फर्टाइल थी, बड़ा कुछ था। अब वो चीज़ें तो चली जा रही हैं, फॉरेस्ट चले जा रहे हैं, नेचुरल लाइफ चली जा रही है, वाटर की भी कमी हो रही है, और पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, ये आप शॉर्ट टर्म तरीके से देखेंगे तो कहेंगे कि हमको ये प्रोग्रेस करेंगे, योजना निकालेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना अभी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, कोई बोलना नहीं चाहता पॉलिटिशियन, क्योंकि कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहती हैं, वो चाहती हैं जितने बढ़ाएंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है इस बात को टीवी पर बोलना या किसी लेक्चर में बोलना। तो इसीलिए हमारे जो लीडर्स हैं वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सबको खुश रखना चाहते हैं। लेकिन आपकी जनरेशन या आपके बाद की जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाएगा कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। अब चाइना ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, कुछ हद तक सक्सेसफुल है, कुछ हद तक नहीं सक्सेसफुल है, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी स्टडी करना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने किया कि पॉपुलेशन आफ्टर पहले 2-3 जनरेशन सफ़र करेगी। जब आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने जाएंगे तो पहले 2-3 जनरेशन खूब सफ़र करेगी, खूब प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन वेरी वेरी लॉन्ग टर्म शायद उसका फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये जवाहरलाल नेहरू का भी हो गया, अमेरिकन हिस्ट्री का भी हो गया, हाउ डू आई गेट टाइम टू राइट ये भी हो गया, हाउ टू रीच द मासेस ना, ये बात ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू रीच द मासेस। ये देखिए, अब आप कॉर्पोरेट किसी जॉब में जाएंगे तो आप समझो रिसर्च में लगे हैं, तो आपका काम होगा कि नई तरह की आइडियाज़, नई तरह की थॉट्स निकालना, फिर वो आइडियाज़ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, फिर वो मैन्युफैक्चर होंगे, फिर वो जाएंगे प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर वो होलसेलर को मिलेगा प्रोडक्ट, फिर वो रिटेलर को मिलेगा, फिर जाएगा कंज्यूमर के पास। तो हमारा जो विचार है वो हम डायरेक्टली कंज्यूमर के पास ज़्यादा नहीं लेके जाते। अब आपके पास लेके आए हैं, हम कई बार इंडिया आकर 30-40 लेक्चर्स देते हैं, ऐसे हमको बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम लोगों से फिर फीडबैक मिलती है, क्वेश्चंस मिलते हैं, और हमको सेटिस्फैक्शन होती है कि जो हम विचार निकाल रहे हैं ये ब्लू स्काई थ्योरी आइडियाज़ नहीं है, ये रियल प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। लेकिन ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आइडियाज़, ये स्मॉल स्केल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करें। इनको लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूट करना किसी आप लोगों का भी काम है, कि मीडिया का काम है, जो एजुकेशन सिस्टम में है उनका काम है, जो गुरु हैं उनका काम है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका काम है कि ये आइडियाज़ को लेकर आगे जाएं। और इसके लिए हम वर्कशॉप्स भी करते हैं। अब हमने बेंगलोर में एक वर्कशॉप की, हाउ टू बी इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय, एक वर्कशॉप की यूथ के लिए। उसमें सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के और बाकी जो टेक्नोलॉजी के लोग थे, वो कितने सारे लोग उन्होंने साइन अप किया, और पूरे एक दिन का वर्कशॉप हुआ, हाउ टू बी इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय, मतलब कैसे आर्ग्यू करो, कैसे डिबेट करो, कैसे विचार में समझो अपने बारे में। फिर एक वर्कशॉप की जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए थी, कि बिग आइडियाज़ फॉर धार्मिक इंडिया, मतलब हाउ टू मेक इंडिया लाइक गुड अपनी संस्कृति के मुताबिक, उसके लिए क्या बिग आइडियाज़ हैं, वो उसके लिए वर्कशॉप हुई।
तीसरी वर्कशॉप थी कि जो टेम्पल्स हैं उनका क्या रोल है। आजकल तो टेम्पल सिर्फ भक्ति के लिए हैं, रिचुअल्स के लिए हैं, पर हमारे टेम्पल्स का तो रोल एजुकेशन में भी है और रिसर्च में भी है और कर्म योग में भी है, सोशल अपलिफ्टिंग में भी है। सो ये जो आइडियाज़ हैं ये हम बाकी कई तरीक़ों से, कई चैनल्स से हम स्प्रेड कर रहे हैं। हम खुद मासेस को हम ये आइडियाज़ नहीं ले जा सकते। हम चाहते हैं हम रिसर्च करें और इनको हम बुक्स में प्रोडक्ट्स की तरह निकालें और फिर कई लोग और लोगों का काम है कि उनको ट्रांसलेट करें। हम चाहते हैं कि इन मोटी बुक्स के लिए इनमें मोटी बुक्स से निकाल कर छोटी छोटी पतली पतली बुक्स निकाली जाएं, 30, 40, 50 साल की 50 पेजेस की छोटी छोटी बुक्स निकाली जाएं और डॉक्यूमेंट्रीज़ बने। अब हम मुंबई में एक फिल्म मेकर्स थे, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन की डिस्कशन हो रही है कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं और हम उनके साथ जुड़ के शायद फिल्म्स बनाएं। एक हम YouTube में तो लगा सकते हैं, जैसे ये लेक्चर है YouTube में चले जाएगा, बहुत प्रोफेशनल ढंग से, बहुत इलेबोरेट स्केल से, ठीक तरह से फिल्म बन सकती है। तो ये जो मासेस की बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इसके लिए हमको सहायता चाहिए। हम या तो गवर्नमेंट हमको सहायता दे या प्राइवेट सेक्टर्स करें या कोई लोग करें। हम अकेले वन मैन तो इतना नहीं ना कर सकते। तो फिर मैं आपको धन्यवाद कहता हूं क्योंकि 5 बज गए हैं और आप मेरे मन में भी एक प्रश्न उभर रहा है। मैं आपकी क्षमा चाहता हूं कि 2-3 मिनट और लग जाएंगे। हमारे देश को हम जो पुकारते हैं जिस नाम से, ज़्यादातर लोग इंडिया इंडिया कहते हैं और मुझे लगता है कि शब्द में भी गौरव का भाव हम भर सकते हैं, मगर इंडिया कहने से हमें हमारा पूरा इतिहास, पूरा गौरवपूर्ण इतिहास, वैभवशाली हमारी परंपरा है वो हमें नज़र के सामने नहीं आती। तो क्या हम भारत कहने से और अधिक मात्रा में आत्मगौरव और राष्ट्र गौरव स्थापित नहीं कर पाएंगे? देखिए, मेरे अनुसार तो ठीक वर्ड तो भारत ही होना चाहिए, भारत वर्ड होना चाहिए। और जो पहले ज़माने में जब हम छोटे थे हम पोस्टेज स्टैम्प्स इकट्ठे करते थे, अभी पता नहीं ये है कि नहीं है, पर वहाँ भारत लिखा होता था और नीचे इंडिया भी लिखा था। अब आजकल आई डोंट नो, भारत लिखा होता है पोस्टेज स्टैम्प्स पर? भारत चला गया ना, लिखा होता है, लिखा होता है। तो अपने आप को भारतीय कहना बड़ा नॉर्मल था जब हम छोटे थे, हम टीनेजर थे तो नॉर्मल था, लोग भारतीय कहते थे, अब लोग इंडियन कहते हैं। अब ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कैसे गवर्नमेंट कर रही है। और अब देखिए 3 आइडियाज़ इंडिया के हो चुके हैं, कितने आइडियाज़ हो चुके हैं, बट 3 जिनके नाम हैं। एक है भारत जो एंशिएंट आइडिया था, फिर मुगल टाइम में हिंदुस्तान, मुगल टाइम में हिंदुस्तान, और फिर ब्रिटिश टाइम में इंडिया। सो आर वी भारत, आर वी हिंदुस्तान, आर वी इंडिया? ये बात है ग्रैंड नैरेटिव ऑफ इंडिया के डिबेट में, हु आर वी, इसमें ये 3 मॉडल्स हैं। अब हिंदुस्तान, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एट दैट टाइम द मुगल्स डिड नॉट सी हिंदुइज्म एज ए प्रॉब्लम, डिड नॉट सी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मोहम्मद इकबाल रोट ऑल्सो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ही इज़ द मेन पोएट ऑफ पाकिस्तान। बट ऑफ कोर्स लेटर ही रोट कि वी आर द मुस्लिम्स एंड हिंदुस्तान हमारा। हाँ, या सो आइडिया वॉज कि दिस इज़ अ जियोग्राफिकल हिंदू एरिया जो हमारा हो गया, दिस इज़ लाइक द फैंटास्टिक प्लेस वी हैव टेकन। तो वो उनकी विजन वैसी थी। सो हमारे लिए तो हमारे अनुसार तो वी शुड कॉल आवरसेल्व्स भारतीय एंड वी शुड कॉल दिस नेशन भारत। Each one of our young friends here are the luckiest lot to be hearing such analytical mind speaking on the way of life itself, and then the most important thing of grand narration of India
dear friends, you the youngsters, are the script writers of this grand narration. So I request you people to become volunteers of this Center for Special Studies, where we will be instituting a chair of Indic Studies. Our Raju Malhotra ji will guide us and will help us, and we will be in touch with him. And I know every time we talk to him, we are distracting his meditation and tapasya to write all this, but still, I know he has a soft corner for us, especially the Bhandari brothers. Sir, I request you on behalf of each one of us here to be sharing some of your time to see that we are able to play a very small supportive role through these Center for Special Studies to disseminate the amount of value, essence of knowledge what you are generating out of your history. And Center for Special Studies will be keenly becoming the nucleus, at least within this state, to distribute and then disseminate great knowledge from you. So, on behalf of each one of you, I profusely thank and I request Shri Mukesh Bhandari ji to please come and honor our guest by a plaque of honor on behalf of Indus. Sir. I would also like to thank profusely Shri Harshad Shah ji for generating time out of his very busy schedule. Seriously, he was being always flooded with people with a lot of administrative exercises. So kind of you, sir, that you have spent so much of time with us and has given us a lot of encouragement. So I request Shri Shailesh Bhandari ji to please express our sincere gratitude and thanks to him through a memento of our presentation. A counter for all our friends here to purchase books, and a few lucky ones, depending upon how much time Shri Rajiv ji has, would be able to even get his signature on those books. And at the counter you will see the discounted price, because there is quite a big list of this pricing. There is a very serious discount, and I request you people to please support the cause of dissemination of such great essence of knowledge buying these books. We have organized a counter for you to please purchase these books. The cost of the books, it's discount, it's available with Mita Agarwal and Alpna Shah. So you can buy the book, and till the time Rajiv ji will be here, we will try to see that they will be able to get a signature of that book. So in the end, I would like to thank profusely all of you, especially Chairman Electrotherm, Shri Mukesh Bhandari ji, the Director, Shri Shailesh Bhandari ji, our Board of Governance members, Maulik Bhai Dave, Jagat Bhai Shah, Nilesh Desai ji, and all the August members present here, my esteemed colleagues, and most importantly, my young friends, who have given me great courage to organize such functions. You have all exhibited wonderful maturity, dear friends. You have very aptly listened to the great mind of a great personality. Thanks to one and all. Thank you very much.